एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा। जिससे राहें हो रोशन सभी के लिए, बस बदलना है जो बोला होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मीडिया, समाज सेवा, बिजनेस, जिस भी क्षेत्र का नाम ले लीजिए, औरतों ने साबित कर दिखाया है कि मौका मिलने पर वो किसी भी व्यवसाय में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मगर आज भी हमारे देश में लड़की की पैदाइश को एक अपशगुन माना जाता है। कई केसेस में तो कभी पैदाइश से पहले और कभी पैदा होने के फौरन बाद लड़कियों से जिंदा रहने तक का हक छीन लिया जाता है। ऐसी हालत में अगर बच्ची दृष्टिहीन भी हो तो उसकी जिंदगी में पहाड़ जैसी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। मगर फिर भी जीने का ढंग जिन्हें आता है वो रास्तों को मोड़कर रोशनी की तरफ ले ही जाते हैं। आज नजर और नजरिया दोनों बदलने वाली कुछ ऐसी कहानियां जो लिंग भेद और विकलांगता दोनों से मुकाबला करके आगे निकल गई। मैं तो ये बोलती हूँ, रुओ नहीं मजबूरियों पर, है जिंदगी बस स्वर्ग ही स्वर्ग। आँख नहीं तो क्या हुआ, समस्त विश्व मेरा घर। अभी तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। जिंदगी है बहती नदी और बहना ही जीवन है, मेरी नौका है छोटी सी ये नदिया का गहरा पानी। एक कहावत है, When you teach a man, you teach an individual. When you teach a woman, you teach the whole family. जब आप एक मर्द को सिखाते हैं तो सिर्फ एक इंसान को सिखाते हैं, लेकिन जब आप एक औरत को सिखाते हैं तो पूरे परिवार को सिखाते हैं। आज का एपिसोड औरतों के सम्मान में। आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक पंचायत की सरपंच, एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कर्ता धर्ता, एक योगा ट्रेनी और एक बिजनेस वुमन। लेकिन मैं 4 अलग अलग औरतों की बात नहीं कर रहा। दिस इज वन वुमन ऑल रोल्ड इनटू वन। सारे काम ये एक औरत करती है। आइए मुलाकात करते हैं सुधा से। भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी, शक्ति दी, उससे मैं दूसरों से काम कैसे करवाऊं वो मुझे सोचना है। मैं कैसे करूं वो नहीं सोचना है। तो मैं 1000 लोगों से काम करवा सकती हूँ, तो मेरे पास तो 1000 आंखें 1000 हाथ है, तो मैं क्यों अपने आप को कमज़ोर समझूं। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास 2 सब डिस्ट्रीब्यूटर भी है। 200 आउटलेट पे तो अपना सामान बिकता ही है। मुझे कम से कम 1000 आउटलेट बनाने हैं। ये 5 लाख से शुरू किया था। अभी तो इसका सालाना टर्नओवर चिकित्सालय का 97 लाख और एंटरप्राइज का 46 लाख का हो गया। ये साल 1.25-2 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा दोनों का मिला के।
स्वामी जी को मैंने बोला तो स्वामी जी ने तो रामदेव जी ने सिग्नेचर करके दे दिया, पर उनके स्टाफ और उनके जो लोग होते हैं ना, इनके भैया सब लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं चला सकती हूँ। मैंने बोला आप मुझे एक काम करो, 1 साल के लिए दे दो, यदि मैं कर पाई तो आप मुझे 10 लाख की क्रेडिट दे देना, यदि मैं नहीं कर पाई तो आपका वापस कर दूँगी। 1 साल तक मैंने ये काम किया तो स्वामी जी ने मेरी डिपॉजिट भी माफ़ कर रखी है। सारा काम मैं देख लेती हूँ कि कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत आती है, कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ कैसे काम चल रहा है, कोई कस्टमर की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चेंज करवाने आता है, कोई चीज़ डैमेज हो गई, कुछ चीज़ बॉक्स में से ही कम निकली तो फिर उसको खर्च में डालना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है, कोई एक्सपायरी चीज़ है तो उसको हटा देना पड़ता है। ये सारा चिकित्सालय माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है। रोज़ के 30 से 40 नए पेशेंट आते हैं। कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जिसको एलोपैथी में ज़्यादा विश्वास होता है, या तो दूसरों की बात में आके एक बार दवाइयाँ तो ले जाते हैं, फिर उसको वापस करने के लिए आ जाते हैं। फिर उसको समझाना पड़ता है कि भाई आपको दवाइयाँ खाए बिना कैसे उसको ठीक ठाक हुआ कि नहीं बोल सकते हो। बैंक वाले तो पहले लोन देने के लिए राज़ी नहीं थे। जो अपने समाज के लोग हैं उन्होंने बिना इंटरेस्ट के पैसे दिए थे मुझे काम करने के लिए, क्योंकि बैंक तो ब्लाइंड पे विश्वास नहीं करेगी कि भाई इतना बड़ा बिजनेस चला सकते हैं, कैसे काम करेंगे, हमारे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, आगे। यहाँ सब लोग ऐसे स्टाफ है कि जिसको सब कुछ आता है, यानी कोई भी चीज़ गोडाउन में कहाँ रखी है, स्टोर में कहाँ रखी है, कंप्यूटर में कैसे एंट्री करना है, रिसेप्शन का काम कैसे संभालना है, यानी हर लड़कियों को हर काम आते हैं, ताकि कोई भी स्टाफ छुट्टी पे हो या तो 1-2 घंटे की छुट्टी पे भी हो तो भी स्टोर बंद नहीं रहता, 11 घंटे स्टोर चलता ही रहता है। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ। मुझे पहले कुछ आता नहीं था। सुधा बहन ने हमें सिखाया कि कैसे करना है वो काम। सुधा बहन हमें मैडम की तरह नहीं, लेकिन एक सहेली की तरह, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो हमें तुरंत बताती है कि ऐसा करो, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने देती है। मेरी सास को मैं पसंद आ गई तो बोले कि मेरे बेटे से शादी करोगी। मैंने बोला आपका बेटा तो नॉर्मल पर्सन है, वो शादी कैसे करेगा। बोले कि ये तो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वो करेगा ही। उसके बाद 15 अप्रैल 2008 को हमारी शादी हुई और सब लोग, मैं जो काम करती हूँ उसमें वो लोग सब मेरी मॉरल हेल्प करते हैं, मुझे काम करने देते हैं। मैं जॉब भी करती हूँ गवर्नमेंट की। मेरे सपने तो है मैं एमएलए एमपी बन जाऊँ। 21 साल की छोटी उम्र में मैं सबसे पहली यंगेस्ट सरपंच थी ये इंडिया की ग्राम पंचायत में। चांगा करके ग्राम पंचायत है। मैं एमएलए एमपी को ये बोलती थी कि आपके पास हमें नहीं आना चाहिए, आपको हमारे गाँव में आना चाहिए, क्योंकि ग्रांट आपको दी जाती है गाँव में काम करने के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि गांव की स्थितियों को मैं जानती हूँ, गांव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ों को जानती हूँ। तो यदि मैं एमएलए एमपी बन जाऊँगी तो वो काम को मैं बहुत आसान कर दूँगी। मैं ये सोचती हूँ कि कल चला गया वो भूतकाल हो गया, कल आने वाला जो भविष्यकाल है, मैं भूतकाल को भूल के चलती हूँ, भविष्य की चिंताएं नहीं करती हूँ, वर्तमान में जीती हूँ, इसीलिए खुश रहती हूँ। सुधा जी की कहानी परियों की कहानी जैसी है। उनके माँ बाप ने उन्हें राजकुमारी की तरह पाला, आगे उनकी ज़िंदगी में एक राजकुमार भी आया, लेकिन हर किसी को ये कहानी नसीब नहीं होती। हमारे देश में जहाँ लड़कियों को लेकर वैसे ही भेदभाव किया जाता है, दृष्टिहीन लड़की पैदा होने पर उसकी जान भी ली जा सकती है। हमारी अगली कहानी ऐसी ही एक सर्वाइवर की है। समाज में बहुत से छोटे छोटे घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर आपको बहुत पिंच करता है, लेकिन दरअसल ज़रूरत ये है कि आपको सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए कोई क्यों सामने आए, सवाल ये उठता है। हम अपेक्षा दूसरे से करते हैं, अपनी अपेक्षाएं खुद पूरा नहीं करते। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, ऑल इंडिया की टॉपर रही हूँ, बोर्ड में भी और बीए और एमए में भी टॉपर रही हूँ। उसके बावजूद भी 96 मैंने इंटरव्यूज़ दिए, हमेशा मुझे रिजेक्ट किया जाता था कि तुम नहीं पढ़ा पाओगी, तुमने थिएटर क्यों लिया, तुम थिएटर कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकती हो, तो देखने की बात है। तो मैं हमेशा उनको समझाती थी कि देखिए मेरे पास माइंड है, इसलिए मेरी आंखें ना होना भी कोई मायना नहीं रखता और मैं थिएटर को समझती हूँ। आज थिएटर पर मेरी 3 किताबें पब्लिश्ड हैं, मुझे बहुत गर्व है और मैं थिएटर स्पेशलिस्ट के रूप में ही यहाँ प्रोफेसर नियुक्त हुई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक
चैलेंज को स्वीकार करके आगे काम किया और उसी चैलेंज को आधार बनाकर मैंने अपना जीवन जो है, अपनी आजीविका जो है वो शुरू की। जब आप देखते हैं ना कि आप दृष्टिहीन भी हैं और एक लड़की भी हैं, तब आप समझ लीजिए अगर आप दोनों डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटी बनाना चाहते हैं तब आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष बाह्य कम होता है, आंतरिक ज़्यादा होता है। आपको सड़क क्रॉस करनी है, कोई आपका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करा देगा, लेकिन आपको जीवन का एक पड़ाव पार करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये यू हैव टू डू योरसेल्फ। जब मेरी आंखें खराब हो गई तो शक्ल बहुत खराब हो गई थी चेचक के कारण। मैं समझ भी नहीं पाती थी क्या हुआ है क्या नहीं। लोग बोलते थे कि लड़की है, ऊपर से शक्ल भी खराब हो गई है, बदसूरत हो गई है। तो ऐसे ही मेरी माँ मुझे ऑपरेशन के लिए अलीगढ़ लेके जा रही थी और उनके साथ मेरी छोटी बहन भी थी जो तभी पैदा हुई थी, थोड़ी 6-7 महीने की थी। तो एक यात्री ने उनसे कहा कि ये आपकी 2 बेटियां हैं और एक की तो इतनी ख़राब शक्ल हो गई है, आंखें भी ख़राब हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिए, आप ख़त्म कीजिए इसकी कहानी, ऐसे आप इसको कहाँ तक ढोएंगी। तो ये डर मेरे अंदर, क्योंकि मैं 6 साल की थी लगभग, तो इतना बैठ गया गहरे कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाती थी। और उस समय मैं अपनी माँ से चिपट गई और जैसे डॉक्टर के पास भी डॉक्टर को देती थी माँ, तो मैं रोती थी कि माँ मुझे जहर का इंजेक्शन मत लगवाना, माँ मुझे जहर का इंजेक्शन मत लगाना। और माँ कुछ कह नहीं पाती थी, समझाती नहीं थी, समझ भी नहीं पाती थी वो कि क्या कैसे डील करूँ। और लेकिन वो खुद मुझे छाती से लगा के बहुत रोया करती थी। मेरे समाज में मेरे माता पिता, मेरे बहन भाइयों की भी सोच थी कि आंखें चली गई तो लड़की बेकार है, बिल्कुल उसके लिए जहान का कोई अर्थ है नहीं, यानी दुनिया बेमतलब हो गई उसके लिए, बेमानी हो गई। मेरी माँ ने फिर भी डरते डरते सोचा, बहुत समझा अपने आप में, और उन्होंने मेरे पिता से ये प्रस्ताव रखा कि क्या हम इसको दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दें। तो मेरे पिता ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ पढ़ना लिखना है, गिनती विनती, तो थोड़ा वो घर में बैठ के ही सीख लेगी, मास्टर रख देंगे उसके लिए। लेकिन ना जाने क्या मेरे माँ के अंदर चल रहा था कि अगले दिन पिता जब चले गए घर से बाहर, तो माँ अपनी मेरी दीदी के साथ मुझे लेकर वहाँ आ गई दिल्ली। और उन्होंने ये स्टेप इतना कठिन उठाया कि उसके बाद माता पिता के संबंध उस तरह से सामान्य नहीं हो सके। तो वहीं रहते रहते माँ लगभग 2 महीने रही और माँ ने पूरा मैथ्स वहाँ पर सीखा, मुझे समझाने के लिए ब्रेल लिपि सीखी। तो इस तरह से मैंने शिक्षा प्राप्त की बहुत ही कठिन दौर से। जो मैंने परीक्षाएं दी, सर्विसेज को लेकर सब उत्तीर्ण की मैंने। पहले दिल्ली प्रशासन में भी मैंने काम किया 12th के बाद। उसके बाद नेट की परीक्षा दी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लेक्चरशिप के लिए होता है, पहली बार में ही GRF के साथ, फेलोशिप के साथ उत्तीर्ण किया। हर इंटरव्यू में ये पूछते थे कि आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। वैसे तो कहने को आप ये कह सकते हैं किसी भी प्रोफेसर को कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपकी क्लास में से ही कोई उठकर चले जाए तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं बिठा सकते किसी को। लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी कि देखिए, मैनेज करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। जब उनको नॉलेज मिलेगी तो क्लास अपने आप बैठेगी। और फिर मैंने अनुभव से भी ये जाना कि मेरी क्लास हमेशा भरी रहती थी और अधिकांश बच्चे जो कभी नहीं आते थे वो भी मेरी क्लास में आते थे। मेरी लाइफ में अगर छोटी छोटी बातें जाती है, एक बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म। लेकिन मेरी मॉम के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को अगर मैं देखती हूँ, जितना उन्होंने सफ़र किया है, फेस किया है, स्ट्रगल किया है, तो इतनी हार्डशिप्स के बावजूद वो खड़ी हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हैं और अभी भी उनमें इतनी पॉजिटिविटी है कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ, सारे हार्डशिप्स पार करके उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां वो पहुंचना चाहती हैं। तो ऑब्वियसली मैं इतना सब कुछ उनसे ही सीखती हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें कभी भी मायने नहीं रखती। जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोच पॉजिटिव हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीने के लिए संसाधन भी नहीं है इंसान के पास तो चल जाता है, लेकिन बिना सोच के नहीं चलता। एक टाइम आप चना खा के जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोच और बिना नज़रिए के आप जीवित नहीं रह सकते। हमारी अगली कहानी मधु सिंगल की है। मधु सिंगल कंजर्वेटिव परिवार में पैदा हुई, जहां उन पर घर से बाहर आने जाने पर भी रोक टोक थी। लेकिन आज उनका काम उन्हें देश विदेश की सैर कराता है। जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी तो रास्ते में लोग कहा करते थे कि भाई इतने बड़े घर की लड़की है ये, और ये लोग इसको स्कूल क्यों भेज रहे हैं, इसको कॉलेज क्यों भेज रहे हैं,
ये लोग घर में बिठा के क्या उसको खिला पिला नहीं सकते हैं? लोगों को इस तरह की भी अवेयरनेस नहीं थी उस समय, जिसको कि हम लोगों को अब क्रिएट करना है। ये अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है कि भाई ये हम लोग अलग नहीं हैं और हम भी एजुकेशन ले सकते हैं। मैंने इसको स्कूल में डाला, पहले एक टीचर घर पे रखा, उसने ब्रेल सिखाई, फिर मैं जो बच्चे मेरे पढ़ते थे उसी स्कूल में इसको लेके गई। वो बोली हम कैसे बिठाएंगे, हम तो जानते नहीं कैसे ब्लाइंड को पढ़ाए। हमने कहा पढ़ाइए मत, आप बैठा लीजिए इसको। फिर तो ये इतना आगे बढ़ गई, सब टीचर वगैरह सब इसका, बल्कि वो लड़कियां भी इसके पास पढ़ने आती थी घर पे, और हर एक क्लास में अपने में पहुँचता। एमए करने के बाद जब मैं घर में खाली बैठी थी 3-4 साल, तो बहुत सारी ब्रेल मैगज़ीन्स में पढ़ा करती थी और मैं लोगों के बारे में पढ़ा करती थी कि ओके ये इस पर्सन ने ये किया है और इसको ये अवार्ड मिला है। तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझ में भी ये टैलेंट है, मेरे में भी ये काबिलियत है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी बाहर निकल के ऐसा कुछ करूँ तो शायद मैं भी अचीव कर पाऊँगी। सबसे ज़्यादा सहयोग मैं कहूँगी कि मेरी बहन और बहनोई का था। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक ट्रस्ट शुरू करते हैं मित्र ज्योति के नाम से, और मुझे नहीं पता कि तुम कैसे शुरू करोगे, क्या काम करोगे, लेकिन उसमें तुम लोगों से मिलो, बातचीत करो और देखो कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है बेंगलोर जैसे शहर में। तो उस समय पे उन्होंने ये ट्रस्ट रजिस्टर कराया 1990 में मित्र ज्योति के नाम से। फिर धीरे धीरे ये सब एक्टिविटीज़ आती गई, यहाँ पे लोगों से मैं मिलती चली गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, विदेश घूमने के भी, विदेशों में भी लोगों से काफ़ी मुलाकात हुई। लेकिन वहाँ पे मैंने जो सीखा उनको अपनी कंट्री के हिसाब से अडॉप्ट करके यहाँ पे उन सब चीज़ों को लाने की कोशिश मैंने की है। यहाँ आके उन्होंने बहुत सारे नए नए कोर्स यहाँ पर चालू किया, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल कोर्स ही ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ बच्चों को रहने की, खाने की सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। और मित्र ज्योति में एक ये मधु जी का ख़ास एक इम्पॉर्टेंस है कि वो चाहती हैं कि आफ्टर द ट्रेनिंग इज़ ओवर इनको हम नौकरी भी दिलाते हैं अपने प्लेसमेंट सेल के जरिए। मित्र ज्योति स्टार्ट हुआ 1990 में, एंड धीरे धीरे ये सभी एक्टिविटीज़ शुरू हुई, एंड ये सब एक्टिविटी शुरू हुई अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के अनुसार मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू की। हमने टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू की, एंड धीरे धीरे हमने मेंबर्स बनाने लगे लोगों को। आज देख के बड़ा अच्छा लगता है, अब हमारे पास 2000 मेंबर्स हैं। उसके बाद 40 इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में और नेबरिंग स्टेट्स में हमारी सीडीज़ ले रहे हैं। एंड उन बच्चों को जो कि 93-94 में मेंबर्स थे, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और हम लोगों से मिलने आते हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यस ये कुछ सक्सेसफुल हुआ है। उसके अलावा मैंने एक कोर्स डिज़ाइन करके हमने 10 महिलाओं को लिया और उनको पूरा इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल सिखाने की कोशिश की, जिसमें होम मैनेजमेंट, कुकिंग, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग और लिटिल बिट ऑफ क्राफ्ट, कि भाई अपने खाली समय पे वो लोग उसका सदुपयोग कर सकें। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को सिखाना शुरू किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके अलावा 93-94 में हम लोगों ने महिलाओं को यहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया और उन लोगों को वहाँ पे जॉब दिलाने की कोशिश की। बाद में हमने एक जॉब प्लेसमेंट सेल शुरू किया जिसमें सभी डिसेबिलिटीज़ को रजिस्टर करना शुरू किया। वो काम अभी भी चल रहा है, एंड बहुत सारी कंपनियों ने इन लोगों को लिया। आजकल लोग काम कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीपल आर वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं कि प्रोग्रामर, और एज एन HR, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक ज़रिया हूँ जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले 20-25 साल में मैं बहुत सारे दृष्टिहीनों से और दूसरी डिसेबिलिटीज़ लोगों से मिली हूँ, एंड मैं जब उनकी प्रॉब्लम्स देखना शुरू करती हूँ कि भाई वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, तो उस समय पे मेरा माइंड वर्क करने लगता है कि मैं इनको कैसे कंफर्टेबल बनाऊँ,
कैसे मैं इनको बताऊं कि भाई सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा सा हमें आगे आने की ज़रूरत है। और मेरा ये सेंटेंस हमेशा रहता है कि हमेशा कंप्लेंट करने की बजाय कि भाई उसने हमारे लिए ये नहीं किया और गवर्नमेंट ने नहीं किया और मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, वाई नॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स एंड हम एक कदम आगे बढ़ाएं, तो ये मदद ज़रूर मिलेगी। और मैं ये बात करती हूँ अपने अनुभवों के अनुसार कि जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मदद मिलती गई और हम लोग यहाँ तक पहुँचते गए। आज की कहानियों को सुनकर ये तय करना मुश्किल है कि औरतों के साथ हुए भेदभाव पर गुस्सा ज्यादा आना चाहिए या इनकी हार ना मानने वाली नारी शक्ति पे गर्व ज्यादा होना चाहिए। कब खत्म होगा ये अंधकार? और असल में ये अंधेरा है कहां? आपके दिमाग में या किसी की नजर में? उम्मीद है इन कहानियों को देखकर थोड़ी तो बत्ती जली होगी, क्योंकि एक मौका देकर देखिए, उनकी किस्मत की चमक आपकी आंखों को चकाचौंध कर सकती है। बदलिए जनाब, जल्दी बदलिए और तय करिए क्या बदलना है, नजर या नजरिया। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।